हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज के क्लास में प्रारंभ करने जा रहा हूं और आज क्लास करने में बहुत मज़ा आएगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। तो आइए चलते हैं हम पहला सवाल की तरफ। और आपके स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया होगा और ये सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। यानी हमें चेक करना है कि 12 से विभाज्य कौन है। 12 से विभाज्य हमें चेक करना है, जबकि ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन में यहाँ पर दिए वाला है, ऑप्शन में ए ऑप्शन में दिए हैं, ए ऑप्शन में दिया है 83508, बी ऑप्शन में दिए वाला है 93508, सी ऑप्शन में दिए वाला है 73508 और डी नंबर ऑप्शन में दिए वाला है 63508। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है कि तीनों में जो है 3508 3508 सभी में है और शेष में इधर क्या है, अंतर दिख रहा है ऑप्शन के हिसाब से। तो सबसे पहले जानते हैं कि 12 की विभाज्यता का नियम क्या है। 12 से वह संख्या कटेगा जो कि जिसको 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4। तो जो संख्या 3 से भी विभाजित होगा उसके साथ साथ 4 से भी विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगा, वह संख्या जो है वो 12 से विभाजित होगा। तो आज यहाँ पर मैं इसी फार्मूले पर आधारित मैं आपको बताऊँगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं चेक करना है। सबसे पहले हमें 4 का तो सब में दिख रहा है कि लास्ट में देखिए 2 डिजिट हमें चेक करते। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है? 4 की विभाज्यता का नियम यही है कि लास्ट का 2 डिजिट ही चेक करते हैं। लास्ट का 2 डिजिट जो है अगर 4 से विभाजित हो तो असंख्य विभाजित हो। चूँकि सब सेम है तो ये तो करना ही नहीं है एग्जाम के टाइम में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब सेम है तो 4 से डिवाइड देके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ बता रहा हूँ कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 4 की विभाज्यता का नियम यही है कि किसी भी संख्या का अगर अंतिम दो डिजिट जो है उससे जो बनी एक संख्या होती है, अगर वो 4 से विभाजित हो तो वह संख्या जो होगी वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। सभी में देख रहे हैं 08 08 08 08 लास्ट में है 2 डिजिट मिला करके, और ये सभी जो है 4 से विभाजित है। तो 4 वाला तो यहाँ फेल्यूर हो गया। अब हमें चेक करना है 3 वाला चेक। 3 के बारे में आपको मालूम है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम चेक करने वाले हैं 3 की विभाज्यता के नियम। 3 की विभाज्यता के नियम जितने भी 3 हैं तो सबसे पहले उसको छोड़ दीजिए, ये 3 कट गया। अब ध्यान दीजिए 8 5 13 8 21, यानी इसका ये जो है 3 से विभाजित है, क्योंकि 21 जो है वो 3 से विभाजित होता है। अब यहाँ देखिए ये 3 को छोड़ दीजिए, ये 3 है, 3 को छोड़ दीजिए इसमें। तो 9 5 14 8 22 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होती है, क्योंकि 3 7 21 1 से बच जाता है, इसलिए ये आंसर बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए सी नंबर को चेक करते हैं। 7 5 12 8 20 जो है वो 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए 6 3 9 5 14 8 22, ये भी 3 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है वो राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ये 6 का जो है 6 नंबर क्वेश्चन था। कल मैं 5 क्वेश्चन पढ़ा चुका था, मैं वहाँ से आगे लेके चल रहा हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन में ऐसा है। तो 12 की विभाज्यता के नियम हम जान गए। ठीक है, इसी प्रकार से हमें बनाना है कि अगर 12 की विभाज्यता का नियम पूछे तो हमें चेक करना है 3 और 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है उसका। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आई होप इसको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल में जो है देखिए आपके पास आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लकड़ी का एक टोकरी है, एक लकड़ी का क्या है, टोकरी है जो 1.8 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा और 1.2 मीटर ऊंचा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए लंबाई क्या है, लंबाई जो है 1.8 मीटर है और चौड़ाई कितना है v 1.5 मीटर और h कितना है 6 सेंटीमीटर। ये तो दिए वाला है। ठीक है, अब ये
यह जो है इससे क्या बनाया गया है, एक टोकरी बनाया गया है, इसी के आकार में टोकरी बनाया गया है, यानी टोकरी का फिगर ऐसा है। अब है बता रहा है कि घन, और घन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। घन जो होता है वो वर्गाकार से बनता है, 2 वर्गाकारों से बनता है, यानी घन की जो प्रत्येक भुजा होगी वो क्या होगी, समान होगी। जब किसी भी चीज़ का अगर प्रत्येक भुजा समान होती है, किसी भी क्षेत्र का किसी भी यानी फिगर का अगर प्रत्येक भुजा में यानी सेम होती है, तो समझ जाइए कि वो क्या होगा, यानी घनाकार होगा। घनाकार में भी 3 चीज़ की जरूरत होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर ये तीनों चीज़ नहीं है तो घनाकार नहीं हो सकता है। जिस तरह से घनावाकार है उसी तरह घनाकार है। तो घनावाकार में क्या होता है, उसमें एक आयत एक यानी वर्ग यानी मिलके हो सकता है, या दोनों आयत भी हो सकता है। लेकिन जब दोनों वर्ग को मिलाकर अधिक करेंगे तो क्या होगा, वो घन होगा। ठीक है, तो क्योंकि घन की परिभाषा ही है कि वैसा यानी चित्र, जिस चित्र का जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, घनाकार कहते हैं। तो यहाँ पर कहता है, तो इतना तो आप समझ गए। तो कहता है घनाकार जो है एक लोहे का घन है, 6 सेंटीमीटर चौड़े लोहे के घन से भरा हुआ है। लोहे का घन जो है, लोहे का जो घन है, और ये है 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों, क्योंकि इसका सेम है तो इसीलिए बोला जाता है कि ये 6 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो 6 सेंटीमीटर चौड़ी का मतलब हम लगा लेंगे कि लंबाई भी 6 है, चौड़ाई भी 6 है और ऊंचाई भी 6 है। ठीक है, इतना तो हम समझ गए। अब मैं इसको पहले बेसिक तरीके से बताऊंगा, उसके बाद मैं फास्ट करूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं बेसिक। अगर आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि हमको निकालना क्या है, निकालना है लोहे का घन, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ, ये मीटर में दिया है, स्वाभाविक है कि ये क्या होगा, छोटा होगा। तो अब कहता है कि ये लोहे का घन कितना घन होगा। तो जब बोले कितना, तो उसका मतलब वो संख्या मान रहा है, संख्या मांग कर रहा है वो, तो कितना संख्या होगी। तो अगर ऐसा सवाल हो तो हमें जो है जिसकी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, और वो संख्या किसका निकालने के लिए बोल रहा है, वो लोहे के घन की संख्या। तो लोहे का जो आयतन होता है उस आयतन से हम टोकरी के आयतन में भाग देंगे। अगर घन की संख्या बराबर हम लिखें, घन की संख्या जो कि यानी टोकरी में रखी जा सकती है, तो उसकी संख्या कितनी होगी तो वो देख रहे हैं। तो क्या करेंगे, टोकरी का आयतन अब बटे लोहे के घन का आयतन। अब ध्यान दीजिए, टोकरी का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये तीनों होता है। तो तीनों को गुना कर देंगे 1.8 मीटर। मीटर को हम सेंटीमीटर में अगर बदलें, देखिए 1.8 मीटर बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 180 cm। 1.5 मीटर को हम लिख सकते हैं 150 cm, और 6 मीटर को हम लिख सकते हैं 600 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो हम जान गए। 1.2, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर 1.2 मीटर है, तो इसको लिखेंगे तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इन मीटर को हम किस में बदल दिए, सेंटीमीटर में बदल दिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट सेंटीमीटर ही लिखें, क्योंकि जिसका निकालना है वो भी सेंटीमीटर में है। तो 180 गुना कितना हो जाएगा, 150 गुना कितना हो जाएगा, 120 बटे अपॉन कितना हो जाएगा, लोहे का घन का आयतन कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 गुना 6 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, का इकाई। अब ध्यान दीजिए, इसको जो है क्या करना है, डिवाइड करना है पहले। तो हम देख रहे हैं 15 6 से कटता है 6 18 30 बार में, ये 6 से कटता है 25 6 150, ये 6 से कटता है 6 दूना 12 20। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 25 तिया 75 दूना 150, यानी कितना हो जाएगा, यानी 1500 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिए, क्यूब बाय क्यूब ये खत्म हो जाता है, ध्यान में रखिए, क्योंकि इधर भी नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब है तो ये खत्म हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ इसको संख्या ही हम काउंटिंग करेंगे। तो कितनी टोकरी की संख्या होगी,
टोकरी की संख्या हो जाएगी, टोकरी की नहीं बल्कि घन की संख्या हो जाएगी 1500। वह 1500 जो है घन की संख्या जो है इस टोकरी में अटेगा। इस टोकरी में हम कितना घन रख सकते हैं? 1500 रख सकते हैं। ये तो हुआ बेसिक विधि जो कि सूत्र के माध्यम से आप बना सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ 2 ही चाहिए था, एक टोकरी का आयतन जानना जरूरी था और घन के बारे में जानना था, घन का आयतन, और उसके सारे हम निकाल सकते थे घन की संख्या। अब जो है परीक्षा में इस तरह से बनाएंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा, और अगर इस तरह से आदत बनी रही तो फिर आप एग्ज़ाम से बाहर हैं, यानी कहने का मतलब सिलेक्शन से आप बहुत दूर दूर तक नहीं भटकेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको हम शॉर्टकट कैसे करेंगे। इतना तो आपको बेसिक चीज़ से आपको पता चल गया मेरे दोस्तों, कि आपको ये तो पता चल गया कि टोकरी की संख्या में हम क्या करते हैं, घनों की संख्या को घन के आयतन से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अब आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, यहीं पर हम मेथड्स लगाएंगे। यहाँ पर मेथड लगाएंगे 2, डीएस मेथड और डीएस मेथड के अलावा जो है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो पहले हम डीएस की बात करते हैं, डीएस मेथड लगाते हैं यहाँ पर। तो डीएस मेथड किस तरह से लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम जानते हैं इसका आयतन जो है ये तीनों का गुणनफल होता है ना, इसलिए डायरेक्ट जो है दिमागे में ही हम कर लेंगे। क्या दिमाग में कर लेंगे? 8 और 1, क्योंकि मैं बताया था कि डिजिटल सम करते समय डेसिमल, परसेंटेज, ये सभी का ध्यान, प्रतिशत, ये सब का कोई मायने नहीं रखा जाता है, इसलिए इसको हम नेगलेक्ट करके चलेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अति करेंगे। 1 और 8 कितना हो गया? 9 गुना करोगे 5 और 1 कितना होगा? 6। 9 गुना 6 करोगे तो कितना होता है? 54। 54 को जोड़ोगे 5 और 4 तो कितना हो जाएगा? 9। और मैं बता चुका हूँ कि अगर 9 आ गया है और फिर हम किसी संख्या से गुना करने जा रहे हैं, किसी से भी गुना करने जा रहे हैं, तो उसका हमेशा जो डीएस आता है वो 9 ही आता है। इसका मतलब भाई यहाँ पर 9 आएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताया था, वो याद कीजिए। मैं क्या बताया था? मैं बताया था कि सबसे पहले जो है आपको हरों पे ध्यान देना है, जिससे कि आप भाग दे रहे हैं ना, उस पर ध्यान देना है। उस पर क्या ध्यान देना है? तो उसमें जो है कभी भी 3, 6, 9 नहीं आए। अगर 3, 6, 9 आए तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर के तो ऑब्वियसली है कि नीचे 3 आएगा ही आएगा। तो अब ये 3 है, ये भी 3, 6 है, तो इसमें जो क्या करेंगे? पहले भाग देंगे। अगर भाग देंगे, अगर आप इसको लिख ले, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में लिखना नहीं है, यानी पहले मैं लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो उड़ जाएगा दिमाग से। हालांकि इसमें सिर्फ 1.5 और 1.2 मल्टीपल 6 गुना 6, क्योंकि ये भी भुजा क्यू होता है। तो मैं आपको क्या बोला कि दशमलव का कोई मीनिंग नहीं होता है, दशमलव का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पर नीचे 6 है, यहाँ 6 है, ये 6, 3, 6 का 3 जो है 3 का जो मल्टीपल है। अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं क्या करूँगा? इसको 3 हटाना पड़ेगा। 3 से क्या करेंगे? इसमें डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6। उसी तरह जो यहाँ पर 3 से भागा दिएगा, 3 6 18। अब ध्यान दीजिएगा, ये 6 जो है ये 6 खत्म हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 है ये 6 दूना 12 खत्म हो जाता है। अब बचा क्या? 15 दूना 30। 30 का डिजिटल सम क्या होगा? 3 जोड़ 0 कितना होता है? 3। यानी डीएस कितना निकल गया हमारा? 3। अब जो है हम ऑप्शन से चेक करेंगे। मैं आपको ऑप्शन अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? ऑप्शन से चेक करना है कि क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में जो है दिए वाला है 1350000। बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 14500। सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 14,000 और डी नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ है 15,000। ठीक है, अब हमें चेक इसमें क्या करना है? चेक हमें डिजिटल सम चेक करना, और डिजिटल सम कितना आना चाहिए? मैंने कटाया 3 छक, 3 दूना 3 से मैं कटाया तो 3 दूना 6, 2 यहाँ आया था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 छक 18, 6 आया था। लेकिन मैं यहाँ पर इसको नहीं कटाया, 6 दूना 12 डायरेक्ट कटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो डायरेक्ट जो है बचा क्या? 1.5 वहाँ पर, यानी हमें इस चीज़ को भूल गया था मैं करने के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कैलकुलेशन थोड़ा सही होना। तो 1 + 5 कितना हो जाता है? 6, यानी डिजिटल सम कितना हो गया है? 6। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट का जो है डिजिटल सम कितना आ रहा है? 6, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इस विधि को भी आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये सवाल देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है। यह कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है। जो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहता है ऑफिस में कुर्सी और मेज, कुर्सियों और मेजों का अनुपात जो है, मेजों की संख्या का जो अनुपात है वह है 9:7 है ना। कहता है यदि कुर्सी की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मानते हैं आप तो कुर्सी की संख्या 9x और ये कितना है 7x। देखिए मैं पहले आपको जनरल विधि से बता रहा हूँ, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं उस विधि से। तो 9x, और कहता है इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 42 है। तो 2x का मान कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और x का मान कितना हो जाएगा 21। ठीक है, x का मान 21 हो जाएगा। अब यही अब कहता है किसकी संख्या निकाल रहा है, देख लीजिए कुर्सियों की संख्या। तो कुर्सियों की संख्या कितनी है 9x है। तो 9x कुर्सी की संख्या अगर निकालना है, कुर्सी की अगर संख्या निकालना है तो 9x करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब यही है कि 9 गुना यानी 21 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 189। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 189 नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 8 का कितना हो जाएगा आंसर बी। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसी को जो है शॉर्ट करके बताता हूँ। यानी एग्जाम में इस तरह से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए एग्जाम में क्या सोचना है आपका, यानी दिमाग पहले से जो है वो टैकल करना चाहिए। क्या टैकल करना चाहिए, दिमाग की सोच जितना आप विकास करेंगे उतना मैथमेटिक्स आपके लिए ईजी होगा। मैथ क्या एक सोच है और कुछ नहीं है। मैथ में अगर आप सोचते हैं तो इम्प्रूव आपके अंदर ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए सबसे मैं आपको जो क्या बता रहा हूँ कि आपको ऑप्शन विधि से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। यानी 60 से लेके 80% मिनिमम क्वेश्चंस को जो है आपको विदाउट पेन बनाना है। अगर ये सक्षम हैं तब जो है आपका सिलेक्शन नहीं कोई रोक सकता है। मैथमेटिक्स में तो गारंटी है कि आपसे कोई चैलेंज नहीं हो सकता। चैलेंज का मतलब जो इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो उसका कोई चैलेंज नहीं हो सकता है। तो आइए चलते हैं। हालांकि जनरल विधि सीखना बहुत ज़रूरी है, बिना जनरल का आप ये चीज़ दिमाग में धंसेगा ही नहीं। इसलिए मैं जनरल के साथ साथ प्रारंभ में जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो सबसे पहले बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद ही मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ और इसको छोटा करने का तरीका। और आप देख रहे होंगे कि जितना भी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, जो भी चीज़ है उनमें से कुछ चीज़ें हैं, मैं शॉर्टकट कोई ट्रिक्स नहीं है। यहाँ पर मैं जो छोटे छोटे टूल्स है उसका ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स का मैं फॉलो कर रहा हूँ, डिजिटल सम का फॉलो कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट का फॉलो कर रहा हूँ, यानी स्क्वायर, अनुपात, समानुपात, इसका ही फॉलो कर रहा हूँ, एलसीएम, एचसीएफ, जो कि ये चीज़ जानना हमें ज़रूरी है। क्योंकि एग्जाम के टाइम में सबसे पहले नंबर कि आपको बनाने के लिए स्पेस तो दिया नहीं रहेगा ज़्यादा, कम से कम उसी पे आप ओवर राइटिंग करेंगे तो कुछ समझ में आया, कभी भूल जाएंगे। तो उससे बचने के लिए जो है आपको दिमागी कसरत करना पड़ेगा। अगर आप जितना दिमागी कसरत करेंगे उतना आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो हम देखिए, पहले सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ। कहता है ए नंबर ऑप्शन में जो है कह रहा है 200, और बी नंबर ऑप्शन में 189, और सी नंबर ऑप्शन में 147, और डी नंबर ऑप्शन में जो है यानी 215। ठीक है, अब देखिए इतना ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है, साफ स्क्रीन पर आपके दिमाग से ये हमेशा के हमेशा ये दिमाग में रख लीजिए कि अनुपात, किसी भी संख्या के अनुपात में
चाहे वो मल्टीपल किया जाए या उस पर सब्ट्रैक्ट किया जाए या डिवाइडेड किया जाए, उसका मान जो है उसी अनुपात में होता है। पहला नंबर तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे उसका अंतर समान हो, चाहे उसका योग समान हो, या एनीबॉडी कुछ भी अगर दिया रहेगा कि इसका सम इतना है, इसका डिफरेंस इतना है, तो उसका अनुपात कभी नहीं बदलता है। उसमें जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, या गुना कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी संख्या दिया हुआ अगर उसमें आप गुना भी कर देते हैं तो उसका अनुपात वही रहेगा, जोड़ भी करते हैं तो वही अनुपात रहेगा। तो यहाँ भी वही इसी तरह से हम करेंगे, हमको कुछ नहीं करना। ये अनुपात वाला सवाल है तो हम देख रहे हैं किसकी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो कुर्सी की संख्या निकालने के बोल रहा है, और कुर्सी का जो अनुपात है 9, तो हम चेक कर लेंगे कि किसका डिजिटल सम जो है 9 है। तो यहाँ देख रहे हैं इसका डिजिटल सम 9 नहीं हो सकता। 9, 8, 17 और 1 18, 18 को जोड़ेंगे 1 और 8 को, कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब ये हो सकता है। फिर चेक कर लेंगे 7, 4, 11, 1, 12, 12 का डिजिटल सम कितना होता है 3, जो कि ये नहीं हो सकता है। देखिए 5, 1, 6, 2, 8, इसका डिजिटल सम 8 होता है, जबकि होना चाहिए कितना 9, तो इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर सही होगा। तो मैं ये जान कर कि आप लोग समझ रहे हैं, तो इस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला सवाल, क्योंकि हमारे पास समय का भी अभाव है, ठीक है, उसको समय को मद्देनजर रखते हुए मैं अगला क्वेश्चन पर जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन जो है आपके सामने आ रहा है, और वो क्वेश्चन का देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। हालांकि मैं ही लिख देता हूँ, क्वेश्चन आया होगा या नहीं आया होगा। 144 भागा 40 माइनस 37, सॉरी ये शायद हो चुका है ना, नहीं हुआ है। 144 भागा देख लीजिए, ये बड़ी ब्रैकेट है, 14 माइनस बड़ी ब्रैकेट 37 है मंझली ब्रैकेट, क्योंकि एक बार बड़ी हो गया तो अब बड़ी नहीं होनी चाहिए। 37 माइनस 25, 37 हो जाएगा माइनस 25 माइनस इतना है, अब भागा 7 गुना 4 है। ये रेकरिंग ऊपर में, इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। समझना हमें कहाँ है, उस चीज़ पर ध्यान देना है। समझना हमें यहाँ पर है, ये चीज़ नया दिख रहा है। 7 मल्टीपल 4 मैं पिछले क्लास में बताया हूँ उसका रूल्स। मैं यहाँ पर सीधा लेके चलता हूँ कि अगर किसी भी टर्म में, चाहे गुना किया जा रहा है, जोड़ किया जा रहा है, घटाव किया जा रहा है, कहीं भी अगर इस ऐसा संकेत मिले, इसको बोलते हैं रेकरिंग टाइप का मॉडल, रेकरिंग टाइप का बोलते हैं रेकरिंग। तो सबसे पहले इसी का जो है क्रिया होती है, सबसे पहले जो हम हल करेंगे तो इसी को करेंगे, ठीक है। तो सेम पहला क्वेश्चन जो मैं बताया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहला या दूसरा क्वेश्चन में बताया था, सेम टाइप का क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा चेंजिंग जो है यहाँ पर है। इस चेंजिंग को सिर्फ हमको कर लेना और शेष जो है उसी टाइप में करना है। सबसे पहले मैं आपको जनरल विधि से बता देता हूँ, चलिए जैसे कि मैं करता हूँ। तो 144 भागा 40 माइनस 37 माइनस 25 माइनस 112 और 7 चौक 28, ठीक है। इतना है। अब जो हमें क्या करना है, वही का करके पुनः भाग करो, गुना करो, तब जोड़ घटाओ। 144 भागा 40 माइनस 37, अब ध्यान दीजिए माइनस 25। अब 28 से अगर आप डिवाइड करेंगे 112 में तो 8 चौक 32, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको करेंगे 144 भागा 40 माइनस, अब देखिए 25 में 4 घटा तो कितना बचा 21, तो क्या हो जाएगा माइनस 21। ध्यान दीजिएगा 144 भागा ये 40 हो गया। अब यहाँ पर क्रिया करेंगे, 37 में 21 घट गया तो कितना बचा, 37 में 21 घट गया तो
यानी 25 नहीं 15 नहीं 16 बचा। 16 क्या हो जाएगा, घट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 144 में भागा 40 में 16 घट गया तो कितना हो गया, 24। तो 6 बार में शायद हमारे ख्याल से कट जाना चाहिए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको तो आप समझ गए होंगे। तो आगे हम चलते हैं, इसको शॉर्टकट में कैसे बनाना है वो चीज़ ध्यान में रखना है। ये तो हो गया जनरल विधि जो कि हम लोग आम तौर पे बनाते आ रहे हैं, लेकिन ये काम की नहीं है। एग्ज़ाम के टाइम में अगर इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय लेगा। तो इसको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है, इग्नोर करना है इस विधि को। लेकिन सिर्फ समझना है कि अगर बाय द वे वो चीज़ को भूल गए तो इस तरह से बनाना है। लेकिन भूलने की गारंटी मैं लेता हूँ कि मैं भूलने नहीं दूंगा। अगर आपने लगातार मेरा क्लास को किया तो ध्यान दीजिएगा। अब करना क्या है, मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पर। तो कहीं सिर्फ ये चीज़ ध्यान देना है, भाग वाले पर सबसे पहले ध्यान नज़र होनी चाहिए कि भाग वाले में कहीं भी जहाँ पे भाग दे रहे हैं वहाँ पर जो है डिजिटल यानी सम जो है उसका नीचे में, भाग का मतलब क्या, जिससे भाग दे रहे वो नीचे रहने वाला है। तो उसका कभी भी 3, 6 और 9 नहीं आया हो। अगर 3, 6, 9 आया हो तो उसका सामने वाला जो टर्म देख रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है जिसके मांग के मुताबिक, अगर 3 है यानी 3 से मल्टीपल वाला भाग दे रहे हैं, तो अगर 3 से सामने वाला कट रहा होगा तो समझ जाइए कि तब ये डिजिटल सम से बन सकता है, नहीं तो नहीं। सवाल जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं इसको फर्स्ट जनरल विधि के माध्यम से तो मैं बता दिया हूँ। अब मैं जो इसको शॉर्टकट करने जा रहा हूँ, इसको कैसे शॉर्ट करेंगे उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि रेकरिंग वाला हल करना है। अब ध्यान दीजिएगा, हम जहाँ से रेकरिंग है वहीं से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले भाग वाला स्थिति देखते हैं। भाग कहाँ कहाँ स्थिति है, यहाँ पर स्थिति है और यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से तो ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि यहाँ तो नहीं आना चाहिए, फिर भी यहाँ से हम इधर से करते हुए जाएंगे, ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे 7 चौक 28। 28 में देख रहे हैं ये 7 है, ये 4 है, 3 तो है ही नहीं, क्योंकि अगर 3 का गुना जरा होता तभी यहाँ पर प्रॉब्लम होता, इसलिए नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, 7 और 4 को गुना करेंगे तो 28 हो गया। 28 को जो है हम सम डिजिट में करेंगे, 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 को फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो 1 से अगर भाग दीजिएगा आप 112 में तो क्या होगा, उतना ही होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको सम डिजिट करेंगे, क्योंकि इसका सम डिजिट 1 था तो इसका कितना हो जाएगा 2, 1 3, 1 4 इसका डिजिटल सम होगा। 4 क्या करेंगे 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 होता है, इसका डिजिटल सम 7 और इसका 4, तो 7 और 4 में घटा देंगे तो कितना बचेगा 3। उस 3 को जो है वो 3 माइनस में है, ध्यान रखिए क्योंकि ब्रैकेट खत्म होगा। तो अब ये 7 और 3 कितना हो गया 10। 10 जो है 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1, और 1 को अगर घटाइएगा 3 में, क्योंकि 3 आया है, तो 3 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -2। तो -2 और यहाँ पर ये क्या है माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 40 का डिजिटल सम कितना होता है 4 है ना। अब ध्यान दीजिएगा 4 2 कितना आ गया 6 आ गया ना। अब देखिए 6 में जो है हम क्या देख रहे हैं, 6 में देख रहे हैं कि 3 है। पहले इसको क्या करेंगे हम 3 हटा देंगे। 3 हटाने के लिए इससे भाग देना पड़ेगा, 3 दूना 6, तो इसमें भी 3 से भागा देना, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब ये 2 से कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कटाइएगा तो 5 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए कटा दीजिए तो बढ़िया रहेगा। 24 दूना 48, 4 2 6, इसका डिजिटल सम कितना हुआ 6। तो जिसका डिजिटल सम इसमें 6 होगा ऑप्शन में वही आंसर होगा। तो डिजिटल सम इसमें 6 किसका है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है उसका डिजिटल सम 6 है, यानी 6 ही आंसर डायरेक्ट है। तो यहाँ तक तो मैं आपको बता दिया और ये सवाल जो आपको समझ में भी आ गया होगा। हालांकि इस सवाल को ऐसा सवाल और आएंगे आगे भी, जब तक कि आप लोग सीख नहीं जाएंगे तब तक जो है हम हर अथी में एक एक क्वेश्चन डालेंगे। लगातार 4-5 दिन चलेगा ताकि आप सीख लें तो बेहतर होगा। लेकिन हाँ,
मैं जो भी बताऊंगा आप शॉर्टकट बताऊंगा, इतना मैं बताऊंगा नहीं, जो बताने का है बता दिया। अब जो भी सवाल इससे संबंधित आएगा तो डायरेक्ट उसमें डिजिटल सम लगाएंगे सबसे पहले। डिजिटल सम में लेकिन सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा कि कहाँ पर कहीं भाग वाला क्रिया देखना है। भाग वाला क्रिया में अगर 3 हर में आ रहा है जिससे हम भाग देने वाले हैं, उसमें अगर 3 का मल्टीपल है तो क्वेश्चन DS मेथड नहीं लगाना है, क्योंकि पहले DS मेथड उसमें चेक कर लेंगे उसमें कट रहा है नहीं कट रहा है। अगर कट गया था तो DS लग जाएगा, नहीं कटा तो फिर नहीं लगेगा, फिर गलत हो जाएगा आपका, नहीं बनेगा डिजिटल सम से। तब जनरल विधि से बनाना है। 90% सवाल में जो है आपका ये लागू होगा डिजिटल सम, 10% सवालों में जो है वो ऐसे आएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल जो है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, और देखिए क्या कह रहा है, एकदम सिंपल सा बोल रहा है 17, 9, 5, 6 इसका निकालना है वर्गमूल। 17, 9, 5, 6 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना तो आप जानते हैं। तो पहले हम चलते हैं जनरल विधि से, जो कि आप लोगों की आदत है, उस आदत से ही मैं परिचित करा रहा हूँ। बचपन में जो आप लोग आदत बना के रखे हैं, क्या आदत था आपका, तो क्या करते थे इसको, गुरुजी क्या सिखाया था, इसी तरह सिखाया था, क्योंकि हमारे गुरुजी इसी तरह सिखाया था कि भैया तुम इसको क्या करना, जोड़ा लगा लेना। देखिए ऐसा हो गया, हालांकि 2-2 का ही जोड़ा लगता है, लेकिन मैं आगे नहीं था तो इसलिए मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, मैं आपको बोला 1 से लेकर 30 तक का जो है आपका स्क्वायर याद रहना चाहिए। अगर ऐसा है तब यहाँ हम लास्ट में 3 डिजिट ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको करते हैं। कैसे करते हैं जनरल विधि से, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको देखते हैं, क्या देखते हैं, 179 है। यह किसका यानी नज़दीकी वर्ग किसका है, तो आपको पता चलेगा कि 14 गुना 14 196 हो जाता है। तो इसका मतलब है उससे कम लेंगे हम तो 13, तो 13 से अगर भाग दीजिएगा तो यहाँ भी 13 देना होगा। अब 13 गुना 13 कीजिएगा तो 169 हो जाएगा, और 169 अगर घटा दीजिएगा इसको तो कितना बचेगा, 9 में 9 गया 0, 7 में 6 गया 1, और 1 में 1 गया कट्टी, इस तरह। अब उतरेगा कितना 5, 6। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ जो 13 है ये डबल हो जाता है, कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, और डबल हो जाता है तो अब ध्यान दीजिएगा 26 है। अब किससे हम भाग दें, किससे इसमें किससे गुना करें ताकि 1056 हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 56 यहाँ पर देख रहे हैं, लास्ट में इकाई अंक 6 है। 6 जब भी आता है, इकाई अंक में 6 कब होता है, जब किसी भी संख्या से, जैसे 4 का 4 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, और 6 से 6 गुना करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा। यही 2 है, यानी कहने का मतलब यहाँ 4 आएगा या 6, यानी 4 से गुना करेंगे या 6 से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर 6 से गुना करते हैं 6 दुना 12 होता है, ऐसे हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम गुना किससे करेंगे, 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करेंगे 6 चौक 24, और 4 दुना 8, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 दीजिए, यहाँ पर 4 दीजिएगा तो 4 यहाँ पे 4 देना पड़ेगा, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, हाथ में रहा कितना 1, फिर 4 से गुना कीजिएगा 6 में 4 से 24, 25, 25 करे 5, हाथ में कितना हो गया 2, 4 दूना 8, 2 10, यानी शेषफल क्या निकला 0, यानी ये क्या है पूर्ण वर्ग है, और वो पूर्ण वर्ग कितना है 134। आप देख रहे होंगे 134 जो है ऑप्शन नंबर जो है बी में है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो रहा जो कि सीधा सा पट्टा लोग जो बनाते हैं। अब जो इसको हम थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं इसमें, इसको कैसे बनाना है, ठीक है, इसको शॉर्टकट मेथड में कैसे बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट के बारे में आपको बताया था, स्क्वायर रूट के बारे में बताया था कि कौन कौन सी संख्याएं नहीं है तो नहीं होगा, और कौन कौन से इकाई अंक में जो होगा उसमें होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें चेक करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये पहले इसको मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस बचेगा। ध्यान दीजिए, यहीं से हम डायरेक्ट करते हैं। इकाई के अंक में हम क्या देख रहे हैं 6, और मैं आपको बताया था कि अगर इकाई के अंक में 6 हो, इकाई के अंक में 6 हो तो इसका मतलब है कि वह संख्या क्या होगा, वर्ग हो सकता है। क्यों,
लेकिन उसमें और कंडीशन दिया था कि अगर इकाई का अंक 6 हो तो दहाई का अंक जो है हमेशा जो है विषम संख्या होनी चाहिए, और 5 क्या है, विषम संख्या है। इसका मतलब ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है, पहला नंबर ये हम जान गए कि इसका वर्ग होगा, तो इसलिए अब जो है इसको वर्गमूल निकालेंगे। तो कैसे वर्गमूल निकालेंगे, अब ध्यान दीजिए, इसमें जोड़ा लगाए थे, ध्यान दीजिए, इसमें हम देखेंगे सबसे करीबी कौन है, 13। 13 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होता है, 13 गुना 13 169 होता है। और 13 का जो करीबी अगला कौन है, सक्सेसर कौन है, 14। 14 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 196 है ना। अब ध्यान दीजिए, इकाई का अंक में चूंकि 6 है तो जो वर्ग निकलेगा ना, इसका जो वर्गमूल करेंगे, जो भी वर्गमूल निकलेगा उसका इकाई अंक जो होगा चाहे तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। ये कंडीशन से पता चले, क्योंकि 4 गुना 4 करते हैं तो 16 आता है, 6 से 6 गुना करते हैं तो 16 आता है। ठीक है, इस टाइप में। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें पता करना है क्या होगा, 13 तो आएगा ही आएगा, ये तो 100% है कि 13 तो आएगा ही आएगा। अब है कि 4 आएगा या 6 आएगा, इस चीज़ को समझना। यहाँ पर समझ गए तो समझ गए। इसमें हम पहला नंबर क्या होता है, करीब वाला कॉन्सेप्ट लेना है। करीब जो रहेगा, किसके करीब रहेगा, तो 179 के करीब। 179 के करीब में कौन है, 169 है या 196 है, कौन करीब है, तो हम देख रहे हैं 169 वाला जो है वो करीब है, ये सबसे नज़दीक है। नज़दीक जो नज़दीक है, नज़दीक वाला वैल्यू जो होगा उसी के हिसाब से यहाँ लिया जाता है। जिस तरह से यहाँ 13 छोटा है, यहाँ 14 बड़ा है, यहाँ 4 छोटा है, यहाँ 6 बड़ा है। अगर यहाँ छोटा है तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, छोटा। तो छोटा यानी कि सबसे मतलब ये 13 से मतलब नहीं है, मतलब पहला तो हम देखें नज़दीकी देख लिए, नज़दीकी देखने के बाद देखें कौन सा है, छोटका है, तो इसमें छोटा वैल्यू लेना है। तो छोटा वैल्यू कौन है, इसमें 4 है, यहाँ क्या ले लेंगे 4, यानी इसका जो है वर्गमूल कितना निकलेगा, 134 निकलेगा। मैं आशा कर सकता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, फिर मैं इसको तीसरे तरीके से भी बना सकता हूँ, ध्यान दीजिए। हालांकि ये तो वर्ग नहीं, इसी को काम चलाइए ये 2 विधि से, क्योंकि अगर बताना शुरू करेंगे फिर तो इसी में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए समय को मद्देनज़र रखते हुए मैं आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल जो है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा हमारे ख्याल से, हालांकि इसको बाद में एडिट किया जा रहा है, इसलिए मेरे पास तो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन से ही काम चलाना पड़ेगा, इससे देख करके। तुम काहे भैया हो गया रे, तब न चला गया। तो ये चलता है, सवाल कह रहा है कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई है। किसकी कीमत बढ़ गई है, दूध की कीमत बढ़ गई है। अब ध्यान दीजिए, बढ़ा किसकी कीमत है, दूध की। और फिर क्या कहता है, व्यय को उतना ही रखना है। तो स्वाभाविक है, आप गौर कीजिएगा, आप जितना पहले खर्च करते हैं ना उतना ही खर्च कर रहे हैं। ठीक है, जितना पहले आप खर्च करते थे उतना ही अभी भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या हो रहा है, कहता है कि कीमत में वृद्धि हो गई। जब स्वाभाविक है, जब पैसा तो आपके पास उतना ही, मान के चलिए आपके पास 100 रुपया है, कल भी आप 100 रुपया ही खर्च करते थे और आज भी आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज के डेट में जो वस्तु का वैल्यू है, मूल्य है, वो कल के मुताबिक जो है वृद्धि हो गया है। कितना वृद्धि हो गया है, तो 20%। तो जब मूल्य में वृद्धि हो गया तो स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियसली बात है कि वह जो वस्तु है आपको अधिक कीमत पे मिलेगी। जब अधिक कीमत पे मिलेगी तो क्या करेंगे आप, 100 रुपया तो सही है, तो पहले जितना लिया करते थे उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कटौती करना पड़ेगा, यानी कमी करना पड़ेगा। और कमी जो कि यानी वृद्धि हो रहा है, तो कमी जब भी होगा ना तो 20% से कम ही वृद्धि होगा, यानी कमी जब भी हम कमी करेंगे तो 20% से कम, क्योंकि 20% अगर वृद्धि हो चुका है तो आपको कमी जब भी करना है तो 20% से कम करना है। और 20% से जो कम वाला सक्सेसर है इसका, वो है कितना, 16.2/3%। यानी इसको डायरेक्ट अगर हम करें तो 16 यानी अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो हमें खर्च में उतना कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 16.2/3% क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। ये तो हुआ शॉर्टकट, लेकिन इसको मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ इसको डिटेल से। ठीक है, जो कि आप जनरल विधि से जो जानते हैं पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद चलेगा ये।
ध्यान दीजिए, कहता है 20% का क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है। तो कमी क्या करना, तो इसके लिए आप लोग पढ़े होंगे सूत्र, कमी प्रतिशत बराबर, कमी प्रतिशत कितना कमी कर रहा है, 20% अधिक हो रहा है, कितना हो जाएगा, यानी 20 बटे कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 20 प्लस हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि किया जा रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 20 छक्का 20 से, यानी 1/6, 1 में 6 से भाग दीजिएगा, तो इसको परसेंटेज में अगर आप निकाले होंगे तो इसका डायरेक्ट मान होता है 16.2/3%, क्योंकि 1/6 को हम परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 में 6 से क्या करते हैं, भाग देते हैं ना, तो जो होता है वही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16.2/3%। तो आप देख लिए कि अगर यहाँ पर क्या हुआ, वृद्धि किए थे, तो हमें कितना कमी करना पड़ेगा, 16.2/3। ये अगर वृद्धि जितना करेगा ना उससे कम ही होगा। लेकिन अगर कभी सवाल ये आ जाए कि कोई भी चीज में जो है अगर 16.2/3% में कमी होती है तो उसको कितना वृद्धि किया जाए। स्वाभाविक है, आप सोचने की वाली बात है कि जब कल भी 100 रुपया खर्चा कर रहे थे, आज भी 100 रुपया खर्चा करना है आपको, लेकिन वस्तु के मूल्य में कमी हो गई है, यानी वस्तु के मूल्य में कमी होगी, तो इसका मतलब क्या, वो सस्ता हो गया। जब कोई भी वस्तु सस्ता हो जाता है तो उसी मूल्य पर वही वस्तु अगर खरीदेंगे तो कितना होगा, ज्यादा खरीदना होगा ना, तो ज्यादा खरीदना होगा, तो इसलिए क्या होगा कि यानी आपको ज्यादा सामान मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा, तो उसके हिसाब से मिलेगा। अगर आपने 16.2/3% कमी किया गया है मूल्य में, तो आपको 20% सामान अधिक मिलेगा, ठीक है, 20% अधिक मिलेगा। क्योंकि इसका अगला वर्जन, ये इसका नेक्स्ट वर्जन जो इसका रेसिप्रोकल होता है वो 20 होता है। अगर 20 का पूछेगा कमी, अगर 20 का कमी पूछेगा तो कितना बढ़ाया जाए, तो ये 25 हो जाएगा। क्योंकि जब ये तो कमी हो रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, आपने यानी वस्तु के ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। कितना ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, 25% खरीदना पड़ेगा। ये इसका रेसिप्रोकल होता है। लेकिन ये चीज़ जानना पड़ेगा कमी और वृद्धि में कैसे क्या करना है। उसका मेथड तो ये आप जनरल विधि से जान ही रहे हैं, जितना कमी है उसको ऊपर लिखते हैं। अगर यहाँ पर यानी यहाँ तो कमी परसेंट था, अगर वृद्धि परसेंट रहता तो यहाँ क्या होता, 100 में 20 घट जाता, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब आपके पास आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और बहुत इजी सवाल आपको मिल रहे हैं, लेकिन यही सब क्वेश्चन जो है ट्रेंड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको हम इजी तरीके से करेंगे। अधिकांश क्वेश्चन जो है मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल यही है, कहता है 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर बराबर व्हाट, ठीक है। ऑप्शन दिया वाला है, ए ऑप्शन में 869, बी ऑप्शन में 839, और सी ऑप्शन में जो है 859, और डी ऑप्शन में जो है 849 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे आ गया। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आया हो तो सबसे पहले जो हमको देखना है कि क्या इन दोनों का अंतर जो एक है क्या। अगर इन दोनों का अंतर एक है तब तो आसान हो जाता है, अगर एक का आसान नहीं है तब तो फिर महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों बताता हूँ। अगर इसका अंतर एक आया तो इसको यहीं से कर लेना है डायरेक्ट, यानी सूत्र से। अगर अंतर एक नहीं है तब जो हम उसको दूसरा विधि से बनाएंगे, शॉर्टकट मेथड से। तो ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट क्या है, बेसिक का ही है वो वर्जन। बेसिक चीज़ अगर आपको कटाना जानना आता है, जोड़ना जाना आता है, घटाना जाना आता है आपको, तो उसी का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जानना है कि कौन से टूल्स का कहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है और इसका अंतर जो है एक दिख रहा है। देखिए 425 में 424 घटाएंगे तो एक आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट हम जो है एक आए तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए अंतर तो एक आ गया है, तो अब क्या करना है, जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 849। 849 किसका है, डी नंबर ऑप्शन का है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ अंतर एक नहीं आ रहा हो तब हमें किस तरह से बनाना है, तब यहाँ पर भी हम जो है डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए इसको हम डिजिटल सम के माध्यम से बना रहे हैं। 4 2 6 5 11 का डिजिटल सम कितना होता है, 2। इस 2 को जब आप मल्टीप्लाई करें, क्योंकि स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ये 4 माइनस, अब इन दोनों को देखिए 4 2 6 4 10,
10 का डिजिटल सम कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर की जगह कितना आएगा 1, और 4 में 1 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 3, यानी हमारा डीएस कितना निकल गया, डिजिटल सम कितना निकल गया 3 निकल गया है। यही डिजिटल सम जो है हमें यहाँ पर करना है, इस डिजिटल सम का प्रयोग यहाँ पे करना। देखिए 8 6 14 9 23, 23 का डिजिटल सम होता है 5, जो कि नहीं होगा। 8 3 11 9 20, 20 का डिजिटल सम कितना होता है 2, इसका डिजिटल सम जो 2 होगा ये नहीं होगा, क्योंकि होना चाहिए कितना 3। 8 5 13 9 22, 22 का डिजिटल सम कितना होता है 4, ये भी नहीं होगा। 8 4 12, 12 9 21, इसका डिजिटल सम कितना होता है 3, इसका मतलब है डी ऑप्शन सही होगा। मुझे आशा है कि इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैंने 2 चीज़ बताया है इसमें, इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। पहला कि अगर इन दोनों का देख लीजिए आसपास है, यानी 1 का अंतर है, तब तो आप डायरेक्ट 1 2 का अंतर है तो आप डायरेक्ट यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस पर बनाएंगे। अगर ज़्यादा का अंतर दिया हुआ है 15 20 30 इस तरह से दिया हुआ है, 8 9 10 दिया हुआ है, तब तो गुना करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और आप मिस होने की चांस ज़्यादा रहता है। अगर ज़्यादा से आप गुना कर रहे हैं तो मिस होने की चांस ज़्यादा रहता है। डिजिटल सम में क्या है, हमको जोड़ के तो हमको क्या करना है 1 से 9 तक ही लाना है, इसलिए ये ईजी है, ये आप नहीं भूल सकते। तो इसको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए मैं आपको पहले जो सवाल बता दिया हूं, अगर उस पर आधारित कोई क्वेश्चन आता है तो उस सवाल का जवाब जो है हम सीधे जो है शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे, उसमें हम फिर नहीं करेंगे विशेष ओल जोल। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और वह सवाल है कि 4.5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपये पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। ये कल भी सवाल आया था, तो इसको आज मैं इसलिए दोबारा बना रहा हूँ ताकि जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, जितना बार रिपीटेशन होगा तो उस चीज़ को आप समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसमें मैंने आपको क्या बोला था, अब मैं डायरेक्ट जनरल विधि नहीं चाहूँगा, डायरेक्ट मैं शॉर्ट कर जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ कि इसमें मूलधन कितना दिया हुआ है। मूलधन जो है 4600 है और समय यानी दर कितना है, रेट कितना है 4.5% है और समय कितना है, समय जो है 5 वर्ष है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, SI निकालना है, SI बराबर वाट। और ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर जो है दिया हुआ है 1020, बी नंबर में ऑप्शन में है 1045, सी नंबर ऑप्शन में है 1025 और डी नंबर ऑप्शन में है यानी 1035। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब ऑप्शन मेथड से ही बताएंगे। जनरल विधि तो आप जानते हैं कि SI बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, तो आप जानते हैं, उसे करना ही नहीं है। हमको करना ये विधि से मैं करूँगा डायरेक्ट। मैं क्या बोला कि 0 का तो काउंटिंग ही नहीं करते हैं, और इन तीनों में आप देख लीजिए, इन तीनों में कहीं किसी का तो योग 9 नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं 6 4 10, इसका 9 नहीं आ रहा, 5 4 9 इसका आ रहा है, और हमको कुछ नहीं करना है। फिर अगर ऐसा हो जाए फिर हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये तीनों मल्टीपल के रूप में होते हैं। और मैं आपको बताया हूँ कि अगर किसी भी अगर एक का डिजिटल सम 9 आ गया हो और फिर मल्टीपल के रूप में और किसी से गुना करना है तो उसका हमेशा जो डिजिटल सम होता है वो हमेशा 9 ही आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा यानी दिमाग लगाना, ज़्यादा गुना भाग करना बेवकूफ़ी की काम हो जाएगा, फिर उसको जोड़ने घटने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम देखें, क्या देखें मैं कि इसका जो है 5 और 4 इसका डिजिटल सम 9 आ जाता है, और चूंकि ये गुना के रूप में होगा तो इसका डिजिटल सम हमेशा जो है 9 ही होगा। अब हमें चेक कर लेना है यहाँ पर क्या चेक करना है कि इसका डिजिटल सम 9 होता है। हम देखते हैं, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, इसका डिजिटल सम 3 होता है, ये नहीं होगा। 5 4 9 1 10, इसका डिजिटल सम कितना होगा 1, ये नहीं होगा। 5 2 7 1 8, इसका डिजिटल सम कितना होता है 8, ये नहीं होगा। 5 3 8 1 9, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 9, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सवाल जो है आप समझ गए होंगे। हमें कुछ नहीं करना है। अगर साधारण ब्याज निकालना है तो हमें क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना है तो हम सीधा जो है इसका मल्टीपल ही कर दें ना, 100 से भाग देते हैं, तो इसलिए हमको वहाँ करने की जरूरत ही नहीं। हम देख रहे हैं आर में ही जो है 4.5 है, यानी इसको डिजिटल सम करेंगे तो 9 हो जाता है, तो ज़्यादा हमें माथा पैची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आगे चलूँ, ये जान करके आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। और जैसा कि आपके स्क्रीन पर जो आ गया है सवाल,
तो इसमें ध्यान दीजिए, कहता है यानी मूलधन दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 875 रुपये, और ब्याज चूँकि कहता है 3 महीने में ब्याज कितना हो जाता है, 3 महीने के लिए जो ब्याज है वो 21 रुपया हो जाता है 875 पर। 875 तो मूलधन है और 21 रुपया ब्याज मिलता है 3 महीने के लिए। तो 1 वर्ष के लिए कितना मिलेगा, चूँकि 3 महीने में 3 मंथ में 21 रुपया, तो 12 महीने में कितना होगा 2100 का 84, चूँकि ये 4 गुना है तो इसको भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 84 रुपया हो जाएगा। यानी SI कितना निकल गया 84 रुपया। अब यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, टाइम तो 1 ईयर्स ही निकाला मैं, 1 ईयर्स। फिर हमें दर निकालना है, दर बराबर व्हाट। अब जो है दर बराबर सूत्र आपके पास मालूम है, दर बराबर क्या होता है SI बटे कितना होगा, SI बटे हो जाएगा यानी मूलधन यानी P गुना T, P गुना T, यहाँ पर SI गुना 100 लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए SI कितना है 84 रुपया, ये कितना है 100, फिर P कितना है 385 और T कितना है 1। अब हम देख रहे हैं कि 8 3 11 5 से कट रहा है, पहले कटा दीजिए, 5 से कटाइएगा तो 5 सते 35 और 5 का 5। अब ध्यान दीजिए तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, 71 आ रहा है, 385 नहीं है बल्कि 875 है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, 875 है, ध्यान में रखिएगा मिस्टेक हो गया है, 875 है। तो 7 ये 5 से कट रहा है, 5 का 5 3 आ गया, 5 सते 35, 5 सते 35, उसके बाद कितना हो गया 5 का 5 3 5 सते 35 2 5 है 25, तो ये कितना हो जाएगा 20 बार में कट गया। फिर 5 से 5 का 20, तो ये कितना हो जाएगा 4 से 5 से कट गया तो 5 3 15 2 5 है 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 84 गुना 4 करेंगे पहले, और फिर 35 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो भाग दे दीजिए, 4 चौका 16, 8 चौका 32 से 33, भागा कितना हो जाएगा 35, 35 से भाग दीजिएगा तो हमारे ख्याल से 9 बार में 35 सत्ते 21 यानी 9.6 आएगा %, यानी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसा सवाल रेयर केस में आएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्लॉप इसलिए हो गया कि ऑप्शन लगभग दोनों में सेम ही चीज़ दिया हुआ है, दोनों में भाग लग रहा है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा रेयर केस आपको मिलेगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ 4 चीज़ मैं बताऊंगा आज विशेष करके, उस पर ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है देख लीजिए। मैं आज विभाज्यता का नियम बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से ही पढ़ लेना है। आज मैं बता रहा हूँ 17 का विभाज्यता का नियम, 17 का विभाज्यता नियम, 17 से कैसे हम विभाजित करेंगे उसका ट्रिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, 17 की विभाज्यता के नियम के लिए जो सूत्र है वो चीज़ याद रखना पड़ेगा। नोट क्या रखना है कि इसके लिए जो सूत्र होता है, इसके लिए सूत्र जो होता है a - 5b। अभी मैं बताऊंगा अभी कि a क्या होता है और 5b क्या होता है, ठीक है। ये मैं उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा, ये सूत्र याद रखना है हमेशा। तो आप ध्यान दीजिएगा, मान कोई हम लेते हैं, संख्या लेते हैं 918। 918 में इकाई का जो अंक होता है, ध्यान दीजिएगा, इकाई का अंक यूनिट डिजिट, यही यूनिट डिजिट जो है वो b होता है। क्या होता है b, यूनिट डिजिट b होता है। और जो शेष इधर बचा, शेष इधर जो है वो a होता है। वो क्या होता है a जो है, ये पूरा जो है ये क्या कहलाएगा a कहलाएगा, ये ध्यान रखना। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसी को बना रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
ए कितना हो गया 21 नहीं 91, और बी कितना है 8 में कितना से मल्टीपल करना है 5 से, तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। जब इस 40 को इसमें घटा देंगे तो कितना बचा, तो पता चलेगा आपको 51 बचा। अब देखिए 51 जो है 17 से भाग लग जाता है, 17 51, 17 से भाग लग जाता है, इसका मतलब है कि यह संख्या जो होगा वो 17 से विभाजित होगा। ठीक है, नहीं समझे अगला मैं समझाता हूँ। ठीक है, अगला ध्यान दीजिए, अगला में क्या बोल रहा है, अगला में बोल रहा है, इसी का उदाहरण मैं ले रहा हूँ। मान के चलिए कि 8313 है, इसमें क्या करेंगे, बी की भूमिका में कौन होगा, इसमें बी की भूमिका में 3 होगा। 3 को कितनी बार मल्टीपल करना है 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 3 पंचे 15। इस 15 को क्या करना है, इधर घटाना है। 15 को घटाए तो कितना बचा, 11 में 5 गया 6, और 2 में गया 1, यहाँ हो गया 8। फिर वही क्रिया करना है, फिर वही क्रिया करना है। इसको कितने टाइम्स करना है 5 टाइम्स, 4 पंचे 30। इस 30 को क्या करना है, इसको घटाना है, तो घट गया, ये इसमें नहीं रखना है, ये 6 है ना 816, तो 6 पंच इसको कितने टाइम 3 टाइम, 6 पंचे 30, तो यहाँ से घटाना है 30, इसमें घटा देना है, कितना बचेगा 1, 8 में 3 गया 5। अब देखिए यहाँ पर ये 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये संख्या क्या होगा 17 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ तक नहीं समझे, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले यूनिट डिजिट किसको मानेंगे, बी क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। यूनिट डिजिट मतलब पहला अंक जो भी होगा। ये क्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक कि वो आसानी से 17 से ना कट जाए। तो ये मने मन आप कर सकते हैं, इतना ईजी वे तरीका से। ठीक है, संख्या बड़ा है तो फिर यूनिट डिजिट का उसी तरह 5 टाइम्स मल्टीपल करके शेष के साथ उधर घटा देना है। ठीक है, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि जिससे आप मल्टीपल कर रहे हैं वो संख्या को नहीं यानी काउंटिंग करना है। इसको जैसे 6 से गुना किए थे ना, 6 में गुना किए थे 5 से, तो 6 वाले को हम हटा दिए, यहाँ 1 में लिखे 6 पंचे 30 जो लिखे, 6 को हटा करके 1 से लिखे मैं, फिर इसमें घटाए मैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर भी मैं मैं 1-2 उदाहरण बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर रहेगा सवाल में बड़ा लीजिए 41565, तो इसको कैसे करेंगे, तो हम वही करेंगे। सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट कौन है 5 को क्या करते हैं, कितना टाइम्स मल्टीपल करते हैं 5 टाइम, तो 5 है 25। अब 25 इसमें घटाना है, 25 घटा दीजिए, कितना 6 में 5 गया 1, 5 में गया 2, 3, तो कितना हो गया 41। फिर क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पर इससे यानी ध्यान दीजिए, जिस तरह से इसमें 5 से गुना किए थे 25, अब इसी में हम गुना करेंगे 5, तो 5 घटा देंगे, तो 13 में 5 गया तो कितना, 13 में 5 गया 8, और यहाँ क्या 0 हो गया 408। ठीक है, अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी जो है इसको जो है हम टाइम 5 से करेंगे, 8 पंचे 40। अगर 8 पंचे 40 में कर देंगे, देखिए शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आने का मतलब क्या है कि ये संख्या जो है वो 17 से डिविजिबल होगा। तो शेष जब भी आना चाहिए, तो चाहे वो 0 हो या 17 का गुणनफल हो, तो वह संख्या क्या होगी 17 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इसको हमारे अंदाज से आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम 17 के बाद 27 को। 27 में क्या करना है, 27 की विभाज्यता को नियम अगर हमें जानना हो तो 27 के लिए क्या करना होगा, लगभग सूत्र यही होगा। इसमें करना क्या है, सिर्फ 5 की जगह 8 लिख देना है, यानी a - 8b, यही सूत्र हो जाएगा। यही सूत्र का फॉलो करना है। चलिए मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ। जैसे मान के चलिए 216 दिया हुआ, एक छोटा सा लेते हैं, तो इसको क्या करना है, लास्ट डिजिट को क्या करना है, यूनिट डिजिट यही है ना, यूनिट डिजिट को कितने बार मल्टीपल करना है, तो 8 टाइम करना था। 8 टाइम का मतलब कितना होता है, 8 टाइम का मतलब हुआ, ऐसे तो डायरेक्ट यानी 27 से कट जाता है, यानी कितना बार में है 27 है ना, 8 बार में शायद 8 बार में कट जाएगा। ये 8 बार में डायरेक्ट कट जाता है। अगर नहीं करता है तो इसको करना है क्या, देखिए 6 से कितना गुना करेंगे, 6 × 8 = 48। 48 को क्या करेंगे, घटाएंगे, किस में 21 में। स्वाभाविक है कि 21 में 28 नहीं घटेगा, तो कि इसी में हमको घटाना पड़ेगा। तो 48 में अगर 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमें हमारे ख्याल से 27 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस में 27 आ गया।
स्वाभाविक है कि क्या है, डिविजिबल है 27 से, इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिविजिबल है। दूसरा हम लेते हैं उदाहरण, जैसे मान के चलिए हम 648 लेते हैं, 648 से भाग लगता है या नहीं ये देख लेना। अब ध्यान दीजिए, मैं पहला का क्या करता हूँ, यूनिट डिजिट का कितना टाइम्स लेता हूँ, 8 टाइम्स लेता हूँ। तो 8 8 64 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ गया, 0। 0 आ जाए समझिए कि संख्या क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, अब एक और उदाहरण ले लेता हूँ, मान के चलिए कि रहेगा 4 5 3 6। इसको आप कैसे करेंगे, तो वही करना है कि इकाई का डिजिट जो है, इकाई का अंक जो है, इसको कितने टाइम्स गुना करना है, 8 टाइम्स गुना करना है। तो 8 8 64, ये 64 को क्या करना है, इसमें घटा देना है। 13 में 4 गया, 13 में 4 गया 9, और 14 में 6 गया 8। अब ये देखिए 89 जो है, 89 सॉरी यहाँ पर डायरेक्ट आ गया, 13 में 4 गया 9, और 5 नहीं बल्कि यहाँ कितना 4 है, 4 में 6 गया 2, और नहीं सॉरी यहाँ 14 में 6 गया 8, यहाँ पर क्या उतरा 389। अब फिर क्या करना है, इसका 9 टाइम करना है। 9 टाइम करें तो कितना हुआ, 9 टाइम नहीं 8 टाइम, 9 8 72 हो गया। इस 72 को क्या करेंगे आप, घटा देंगे। 72 घटाए तो कितना हुआ, 8 में 2 गया 6, और नहीं घटेगा, चूँकि 38 में अगर घटा रहा है तो नहीं घटेगा, 72 में घटाना पड़ेगा। 72 में घटाने का मतलब रिजल्ट माइनस में आएगा। कोई बात नहीं है, माइनस में आया प्लस में आया, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो 27 से कटना चाहिए। तो 12 में 8 गया तो कितना हुआ 4, यहाँ बचा 6, 6 में 3 गया तो कितना हुआ, 6 में 3 गया तो 3। अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो अलग चीज़ है, अगर नहीं आता है, ये 27 नहीं कटता है 27 से, तो संख्या जो होगी वो विभाजन नहीं होगी। ठीक है, चूँकि यहाँ पर 7 में 3 गया, ये 12 में 8 गया 4 हो गया, यहाँ पर तो मिस्टेक नहीं हुआ, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है मेरे भाई, देखो यहाँ पर मिस्टेक है, बवंडर है, मिस्टेक नहीं बवंडर है मेरे भाई। देखो 6 गुना 8 में 64 लिख दिया था, सॉरी इसके लिए। तो 6 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। ये 48 को क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। 13 में 8 गया तो कितना 5, और यहाँ पर क्या बचा 4, 4 में गया 0, तो बचा यहाँ क्या 4, नहीं हो रहा है। फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर इसका 8 टाइम्स गुना करेंगे, 5 8 40, इसमें घटा देंगे तो कितना 0 आ गया। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, विभाजित होगी। तो ध्यान में रखना ये सूत्र, अगर आप 27 का निकालना चाह रहे हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 27 के जानने के लिए हमें लास्ट डिजिट में 8 से मल्टीप्लाई करके शेष वाले में इधर घटाना है। फिर अगर वो संख्या जो है अगर 27 से भाग लग जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 27 विभाजित होगी। अगर नहीं होता है ऐसा हम करते जाएंगे। ठीक है, ये इतना तो आप सीख गए होंगे। अब चलता हूँ मैं दूसरा, 27 हो गया। अब हमें सीखना है 19 का, 19 के बारे में। 19 का विभाज्यता का नियम क्या है, तो 19 के विभाज्यता का नियम में आप सूत्र लिख लीजिए, a+2b, a+2b। और अभी तक आपको मालूम पड़ गया होगा कि b क्या है, b वही है संख्या का यूनिट डिजिट। ठीक है, हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मान के चलिए हम लेते हैं 261। 261 में क्या करना है, लास्ट का 2 डिजिट को क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट नहीं बल्कि लास्ट का डिजिट, लास्ट के डिजिट को हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार। ये मन में लिखना नहीं है, ये मन में कर देना है। ये 2 हो गया, 2 का 2, इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना। देखिए यहाँ पर ऐड है तो 26 2 क्या हो गया 28, नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको करेंगे तो क्या करेंगे, इसका कितना टाइम्स करेंगे, 2 टाइम 8 2 16, 16 को क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 को ऐड करेंगे तो 16 2 18 हो जाता है, नहीं कट रहा है। फिर इसको क्या करेंगे, 2 बार से गुना करेंगे तो 8 2 कितना हो गया 16, तो 16 1 कितना हो गया 17, 17 नहीं 19 से है ना, ये फिर भी नहीं कटा, फिर नहीं कटा तो भी इसको क्या करना है, फिर 2 से गुना 7 2 34। ध्यान दीजिएगा, इसको जो है आप इस तरीक़ा से मत बनाइए। देखिए मैं ये छोटा अंक के लिए नहीं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी 19 से 19 का 19, शायद ये ऑप्शन ही मेरा गलत है, ये क्वेश्चन से गलत है। ठीक है,
ये क्वेश्चंस नहीं बल्कि मैं उदाहरण जो लिया वो शायद वो गलत हो गया, तो मैं जो कटने वाला है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं ये भी होगा कि नहीं होगा। तो 1827 उदाहरण लेता हूँ। तो इसको क्या करना है, 2 से मल्टीपल करना है। तो 7 दूना 14 जोड़ना है, 7 दूना 14, 4 2 6, 8 1 9 और 1, फिर इसको क्या करना है, 6 दूना 12, 12 क्या करना है, जोड़ना है, 9 2 11 और 2 1 3, फिर इसको क्या करना है, 2 से मल्टीपल करना है। तो 2 का 2, 3 2 5। देखिए यहाँ पर जो है मिस्टेक है उदाहरण लेने में शायद, सॉरी। चलिए मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको, वो है 23 का। 23 का देख लो। 23 का अगर निकालना हो तो इसके लिए जो सूत्र है, इसका सूत्र है 7b, a + 7b, ठीक है। 23 की विभाज्यता का नियम निकालना है। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मान के चलिए 322 से एक छोटा सा लेते हैं पहले, अगर ये इसमें है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब ध्यान दीजिए, इसका b का टर्म कौन है, 7, इसको 7 बार मल्टीपल करना, 7 दूना 14, इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ना है तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 और 3 1 कितना हो जाएगा, 4। 46 जो है हम क्या देख रहे हैं, 23 से भाग लग जाता है, इसलिए संख्या क्या होगा, 23 से विभाजित होगी, ठीक है, 23 से विभाजित होगी। और अब अगला सवाल लेते हैं, इसी में लेते हैं। मान के चलिए कि दिया रहेगा इतना दिया रहेगा, तब इसको कैसे करेंगे, वही करना है। लास्ट के डिजिट को कितना बार मल्टीपल करेंगे, ध्यान दीजिए 0 है, 0 को अगर आप 7 से गुना करेंगे 0 ही होगा, और 0 घटाएंगे भी तो यही होगा। अब इसको ही करना है 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 से तो कोई मतलब ही नहीं। तो इसको 9 कितना से गुना करना है, 7 से गुना करना है। 7 से गुना के 9 7 63, 63 को क्या करना है, इसमें जोड़ना है। 63 को जोड़ दिए तो 4 3 7, 4 10, 1 1 2, ठीक है, 207 हो गया। 207 जो है वो 23 से कटता या नहीं कटता, नहीं कटता तो पहले इसका ही कर दीजिए। कितना गुना करेंगे इसका, यानी 7 गुना करेंगे तो 7 7 49, ये 49 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 69। ये 69 जो है 23 या 69 होता है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, विभाजित होगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि इसको समझ गए होंगे। जहाँ भी त्रुटि हुआ होगा उसको मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिर आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट मैं ऊर्जावान होकर के मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ आपके सामने, कुछ और अलग तरीके से पेश करूँगा। और मेरे क्लास में हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, इसलिए बने रहिएगा। अगर आप 0 से अगर उठना चाहते हैं तो देखिए मेरे यहाँ मेरा क्लास में आपको यही सोच करके आना है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं 0 हूँ। 0 वाला बच्चे भी यहाँ पर हीरो बन सकता है, जो कभी भी ये सोचा नहीं होगा कि हमें मैथ अच्छी तरीके से सीखना है, उस बच्चे को भी मैं सिखा दूंगा मैथ क्या चीज़ होती है, मैथ कितना इजी है, वो चीज़ आपको पता चल गया होगा अभी। लेकिन अभी तो ये क्या है, इसको बोलते हैं टेलर। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, तो चलिए पिक्चर देखेंगे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।